आज हम स्टडी करने जा रहे हैं भाषा तथा व्याकरण। तो ये कक्षा 7 की हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक है जिसका नाम है व्याकरण सुधा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। भाषा तथा व्याकरण। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि भाषा क्या होती है। तो भाषा शब्द भाष धातु से बना है जिसका अर्थ होता है बोलना। तो जब भी हम कुछ बोलते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं भाषा। तो हम बोलकर लिखकर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं तथा सुनकर और पढ़कर दूसरों के विचारों को ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से जब कोई बोलता है तो हम सुनते हैं और जब कोई सुनता है तो हम बोलते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं? जो भी हम बोलते हैं उसी को हम कहते हैं भाषा। तो विचारों के आदान प्रदान का जो साधन होता है या जिसके द्वारा हम ये सब करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम भाषा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वह साधन जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर अपने भावों तथा विचारों के आदान प्रदान करता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं भाषा। तो इस प्रकार से भाषा को हम परिभाषित कर सकते हैं। तो भाषा क्या हुई? जिससे के द्वारा हम बोलकर या सुनकर सामने वाले को समझा सकते हैं अपने विचारों को, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसे हम कहते हैं भाषा। अब देखिए भाषा के रूप। तो भाषा के 2 रूप होते हैं। सबसे पहले तो मौखिक रूप होता है और दूसरा होता है लिखित रूप। तो मौखिक रूप क्या होता है? जब मनुष्य बोलकर उपस्थित लोगों के सामने अपने विचार व्यक्त करता है तथा उपस्थित लोग उसकी बात को सुनकर समझते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मौखिक भाषा। यानी कि हम बोल रहे हैं और सामने वाला सुनकर समझ रहा है। तो जब सामने वाला सुनकर कोई चीज़ समझता है तो वह हो जाती है हमारी मौखिक भाषा। तो मनुष्य ने सर्वप्रथम भाषा के इसी रूप का प्रयोग करना सीखा, इसलिए यह भाषा प्राचीनतम रूप कहलाता है। तो भाषा का प्राचीनतम रूप क्या है? मौखिक भाषा। इसके लिए शिक्षित होना आवश्यक नहीं होता है। अनपढ़ लोग भी मौखिक भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि इसके लिए कोई पढ़ा लिखा होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जिनको पढ़े लिखे का ज्ञान नहीं है वो भी इसको बोलकर अपनी बात समझा सकते हैं। तो जब कोई व्यक्ति बोलकर अपने विचार प्रकट करता है तथा अन्य लोग उसे सुनकर समझते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। तो यह तो हो गई हमारी मौखिक भाषा। अब है लिखित भाषा। तो लिखित भाषा, जब कोई व्यक्ति लिखकर अपनी बात या विचार दूसरों तक पहुंचाता है और अन्य लोग पढ़कर उसे समझते हैं तो उस भाषा को हम क्या कहते हैं? उस भाषा को हम कहते हैं लिखित भाषा। हमारे प्राचीन ग्रंथ वेद, उपनिषद इसी भाषा में लिखे हुए हैं, यानी कि भाषाओं में लिखे हुए हैं। तो भाषा के लिखित रूप को के जो है जीवंत उदाहरण है। अतः हम कह सकते हैं कि जब कोई मनुष्य लिखकर अपने विचार प्रकट करता है और अन्य लोग उसे पढ़कर समझते हैं तो वह भाषा लिखित भाषा कहलाती है। तो इस प्रकार से क्या हो गई? 2 रूप हो गए भाषा के, एक मौखिक हो गया और दूसरा लिखित। तो इसके अलावा देखिए सांकेतिक भाषा। तो जब अपनी बात संकेतों के द्वारा समझाई जाती है तो उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे खेल के मैदान में अंपायर के संकेत, सड़क पर ट्रैफिक पुलिस के संकेत, मूक बधिरों के संकेत। परंतु संकेतों के माध्यम से सभी बातें व्यक्त करना और समझना कठिन होता है, इसलिए इसे भाषा का रूप नहीं माना जाता, क्योंकि संकेतों के द्वारा हम ज़्यादातर बातें नहीं समझा सकते। अब है मातृभाषा। तो मातृभाषा क्या होती है? बालक का जन्म जिस परिवार में होता है वह उस परिवार के सदस्यों की भाषा को सबसे पहले सीखता है। यानी कि जहाँ पर भी वो पैदा होता है वहाँ की भाषा वो सबसे पहले सीखता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मातृभाषा। अब है राष्ट्रभाषा। जब कोई भाषा किसी राष्ट्र के अधिकांश भूभाग पर बोली जाती है या समझी जाती है तो उसे हम कहते हैं राष्ट्रभाषा। तो भारत में 18 करोड़ से भी अधिक लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। इस तरह है चीन में चीनी भाषा, जर्मनी में जर्मन भाषा, फ्रांस में फ्रांसीसी बोली जाती है। तो वो वहाँ की जो अधिकतर लोग जिसको बोलते हैं वही वहाँ की एक राष्ट्रभाषा कहलाती है। तो हिंदी विश्व की एकमात्र वैज्ञानिक भाषा है जो बोलने और लिखने में समान है। यानी कि जब हम बोलते हैं वही हम लिखते भी हैं। अब है राजभाषा। तो राजभाषा जिस भाषा का प्रयोग देश के आधिकारिक स्तर यानी कि राजकाज के तौर पर किया जाता है, कार्यालय आदि में किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं राजभाषा। तो भारत में अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही भाषाओं का प्रयोग राजकाज के कार्यों में होता है और कार्यालयों में भी किया जाता है। तो इसीलिए लेकिन राजभाषा का दर्जा केवल हिंदी को ही प्राप्त हुआ है। अब है अंतर्राष्ट्रीय भाषा। कुछ भाषाएं अपने देश की सीमाओं को तोड़कर दूसरे देश तक फैल जाती हैं और उन्हें दूसरे देशों के लोग भी उन्हें अपना लेते हैं। ऐसी भाषाओं को अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। जैसे अंग्रेजी भाषा इंग्लैंड के द्वारा बोली जाती थी और संसार के लगभग सभी देशों में बोली जाती है, इसलिए यह अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। अब है मानक भाषा। तो मानक भाषा क्या है? भाषा के एक रूपता लाने के लिए भाषाविदों एवं विद्वानों द्वारा भाषा की जिस रूप को मान्यता दे
दी जाती है उसे मानक भाषा कहते हैं। जैसे गंगा गंगा, अंदर अंदर, उद्देश्य उद्देश्य। तो ये लिखने के तरीके से पता चलता है, यानी कि इसको किस प्रकार से लिखा जाता है। अब है बोली। तो बोली भाषा का अल्प विकसित रूप होता है, यानी कि ये थोड़े से क्षेत्र में बोली जाती है। जब एक ही भाषा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह से बोली जाती है, यानी कि एक ही भाषा है और वो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से बोली जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम बोली। जैसे ब्रज, अवधी, मगही, बुंदेली, खड़ी, पहाड़ी, मारवाड़ी, हरियाणवी, राजस्थानी, भोजपुरी आदि भाषा की कौन सी भाषा की बोलियाँ हैं? ये सारी हैं हिंदी भाषा की बोलियाँ। तो मूल क्या है इनका? हिंदी भाषा है, लेकिन ये अलग अलग क्षेत्र में बोली जाती है, तो ये अलग अलग बोली कहलाती हैं। अब है बोली और भाषा में अंतर। तो भाषा का प्रयोग जहाँ एक व्यापक स्तर पर होता है, वहीं बोली का प्रयोग सीमित क्षेत्र में होता है। भाषा के दो रूप होते हैं, जबकि बोली का कोई रूप नहीं होता है। भाषा का अपना व्याकरण तथा लिखित साहित्य होता है, परंतु बोली का कोई भी साहित्य रचना नहीं होती। यह भाषा का केवल एक मौखिक रूप होता है, जो कि एक सीमित क्षेत्र में बोला जाता है। अब देखिए भारत की मान्य भाषाएं कितनी हैं। तो भारत की जो है संविधान द्वारा जो मान्य भाषाएं हैं वो हैं 22। तो देखिए कौन कौन सी है। पहली हिंदी है, दूसरी असमिया, तीसरी बांग्ला, चौथी डोगरी और पांचवी बोडो। इसके बाद उर्दू, नेपाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मराठी, भोजपुरी, मणिपुरी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु। तो ये हैं 22 भाषाएं जो कि संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। अब है विश्व के अन्य देशों में बोले जाने वाली भाषाएं। तो विश्व के अन्य देशों में भी अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। तो इनमें से कुछ हैं फ्रेंच है, स्पेनिश है, अंग्रेजी है, स्वाहिली है, सिंहली है, जर्मन है, चीनी है। तो ये सारी भाषाएं विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाती हैं, यानी कि अलग अलग देशों में बोली जाती हैं। अब है लिपि। तो लिपि क्या होती है? मुख से जो ध्वनि निकलती हैं, तो उनके लिखित रूप को हम क्या कहते हैं? उनके लिखित रूप के लिए जो निश्चित चिन्ह किए गए हैं उसी को हम कहते हैं लिपि। तो चिन्हों को वर्ण कहते हैं, इन वर्णों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। अतः हम कह सकते हैं कि मुख से निकली ध्वनियों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। तो जो हम भी बोलते हैं तो उसको लिखने की विधि क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी लिपि। अब देखिए दुनिया की प्रत्येक भाषा में एक निश्चित लिपि लिखी जाती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ भाषाएं हैं और उनकी लिपियाँ हैं। संस्कृत की देवनागरी, गुजराती की भी देवनागरी, हिंदी की भी देवनागरी, नेपाली की भी देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन और जर्मन की भी रोमन। अब है बांग्ला। बांग्ला की बांग्ला लिपि, उर्दू की फारसी, पंजाबी की गुरुमुखी, फ्रांसीसी की रोमन, रूसी की सिरिलिक और चीनी की चित्रलिपि। तो ये क्या है? ये हैं अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियाँ। अब है साहित्य। तो किसी भी भाषा के लिखित रूप में विचारों तथा ज्ञान का संचित कोश साहित्य कहलाता है। यानी कोई भी भाषा जब वो लिखित रूप में उसका ज्ञान का एक संचित कोश होता है तो उसी को हम कह देते हैं साहित्य। इसके द्वारा श्रेष्ठ विद्वानों की लिखित रचनाओं को संभाल कर रखा जाता है, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये रचनाएं दूसरी पीढ़ियों को प्राप्त होती रहती है। तो ज्ञान के संचित कोश को हम साहित्य कहते हैं। अब देखिए साहित्य के प्रकार। साहित्य के भी 2 प्रकार होते हैं, पहला गद्य साहित्य और दूसरा है पद साहित्य। अब देखिए गद्य साहित्य में क्या होता है? तो गद्य साहित्य में अपने विचारों को विभिन्न विधाओं जैसे कहानी, रेखाचित्र, संस्मरण, नाटक, यात्रा वृत्तांत, पत्र आदि में पत्र आदि लिखना, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है हमारा गद्य। तो कुछ प्रमुख गद्यकारों के नाम हैं मुंशी प्रेमचंद जी, महादेवी वर्मा जी, जैनेन्द्र जी, विष्णु प्रभाकर जी, वृंदावन लाल वर्मा जी और हरिशंकर परसाई जी। तो ये सब क्या हैं? ये हैं गद्यकारों के नाम। अब है पद्य साहित्य। अपने विचारों को काव्यशैली जैसे गीत, कविता, दोहा, पद्य, छंद, चौपाई, गजल आदि में लिखना पद्य कहलाता है, यानी कि कविता के तौर पर लिखना। तो रामचरितमानस और श्रीमद् भगवद गीता पद्य साहित्य के अंतर्गत आते हैं। इनके कुछ प्रमुख गद्यकारों के नाम हैं मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई और कबीरदास और रहीमदास। तो ये सब कौन हैं? ये हैं पद्यकार। अब है व्याकरण। तो व्याकरण क्या होता है? व्याकरण द्वारा हमें भाषा के प्रयोग के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है, यानी कि भाषा को किस प्रकार से शुद्ध रूप से प्रयोग किया जाए। तो उस किसके माध्यम से हम जानेंगे? वो हम जानेंगे व्याकरण के माध्यम से। तो व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा का शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। तो किसी भी भाषा के कुछ नियम होते हैं, व्याकरण के अंतर्गत हम भाषा के उन नियमों को सीखते हैं। तो व्याकरण के जो 3 अंग होते हैं, पहला है वर्ण विचार। तो वर्ण विचार क्या होता है? इसके अंतर्गत हम वर्णमाला, वर्णों का उच्चारण, वर्णों को सीखने की विधि, उन्हें संयुक्त रूप से
संयुक्त करने के नियम आदि के विषय में सीखते हैं। अब है शब्द विचार। तो शब्द विचार क्या है? इसके अंतर्गत शब्दों की उत्पत्ति, शब्दों की रचना, शब्दों का निर्माण तथा शब्दों के भेद आदि आते हैं। अब है वाक्य विचार। तो वाक्य विचार के अंतर्गत क्या आता है? वाक्य विचार के अंतर्गत हम वाक्य रचना, प्रकार, वाक्य विग्रह, विराम चिन्ह आदि के बारे में विचार करते हैं। तो इस प्रकार से व्याकरण के 3 भाग हो गए हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। तो बच्चों आशा करती हूँ ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आगे देखिए इसके अब क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहले तो रिक्त स्थान है, तो राजस्थानी है तो यहाँ पर क्या आएगी? बोली। अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है? तो रोमन। व्याकरण के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं? तो 3 भाग होते हैं। तो ज्ञान के संचित कोश को हम क्या कहते हैं? उसे हम साहित्य कहते हैं। तो मन के भाव और विचारों को प्रकट करने का माध्यम क्या है? मतलब मौखिक माध्यम क्या है? तो बोलकर है। व्याकरण वर्ण, शब्द एवं वाक्य की रचना डैश करता है, तो ये क्या करता है? व्यवस्थित करता है। भाषा को लिखने के ढंग को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। भारत की राजभाषा क्या है? तो हिंदी है। तो भारत की राजभाषा क्या कहलाती है? हिंदी। अब देखिए यहाँ पर कुछ जगह दी गई हैं और उन जगहों में कौन कौन से मतलब वो भाषा कौन कौन सी। सबसे पहले मराठी कहाँ बोली जाती है? तो महाराष्ट्र में, उड़िया उड़ीसा में, तमिल तमिलनाडु में, तेलुगु आंध्र प्रदेश में, पंजाबी पंजाब में। इसके बाद है कोंकणी कहाँ बोली जाती है? तो ये जो है दमन में बोली जाती है। असमिया आसाम में बोली जाती है। गुजराती गुजरात में, बांग्ला पश्चिमी बंगाल में, मलयालम केरल में। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ भाषाएं हैं, उनकी जो है लिपि बतानी है। तो संस्कृत की लिपि देवनागरी, उर्दू की फ़ारसी, गुजराती की देवनागरी, बांग्ला की बांग्ला और पंजाब की गुरमुखी। तो बच्चों आशा करती हूँ ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लगातार आपको प्रारंभ से ही आगे के पाठ भी प्राप्त होते रहें।